नमस्कार। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं। जैसा कि आपको विदित है कि संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। ये न केवल कानूनों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, बल्कि ये किसी भी राष्ट्र के मूल्य, आदर्शों और मान्यताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें नागरिकों के लिए अधिकार, कर्तव्यों की भी व्यवस्था होती है। तो ऐसे तत्व और आदर्श भी होते हैं जो कि शासन में मूलभूत समझे जाते हैं और अपेक्षा की जाती है कि शासन वर्ग में शामिल लोग इन्हें अपनी नीतियों के द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। हर देश के संविधान में उस राष्ट्र की विशेष परिस्थिति और आवश्यकताओं की झलक होती है। उस राष्ट्र की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और प्रेरणाओं के अनुरूप प्रावधानों को उस राष्ट्र के संविधान में जगह दी जाती है। क्योंकि हर राष्ट्र की परिस्थिति और आवश्यकता अलग अलग होती है, यही कारण है कि दो देशों के संविधान में एक जैसी शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी अपने कुछ अलग लक्षण और विशेषताएं होती है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र के संविधान की कुछ निजी विशेषता होते हैं। भारत के संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को एक विशेष समय में हमारी संविधान निर्माती सभा द्वारा निर्मित किया गया है। हमारी संविधान निर्माती सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के प्रयासों के बाद हमारे संविधान को निर्मित किया है। हमारे देश के संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस तरह हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान से अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान विश्व के अन्य सभी देशों के संविधानों से अधिक व्यापक और विस्तृत है। वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भारत का संविधान इतना व्यापक क्यों है। इसका सीधा और सरल उत्तर यह है कि भारतीय संविधान निर्माती सभा द्वारा जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो विभिन्न देशों के संविधान हमारे सामने आदर्श रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे पास 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक विस्तृत ड्राफ्ट भी था, जिसके आधार पर उस समय हमारी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि विश्व की सभी राष्ट्रों के संविधान की अच्छी बातों का समावेशन हमारे संविधान में किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में संविधान के किसी प्रावधान को लेकर विवाद की स्थिति ना आए। इसी कारण संविधान में ज़्यादातर प्रावधानों को अत्यंत विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, ताकि संविधान में विवाद से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ज्ञात है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, जहां संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। हमारे देश में राज्यों का अलग से कोई पृथक संविधान नहीं है। राज्यों की शासन व्यवस्था कैसी हो, वहाँ के सरकारों के अधिकार, कर्तव्य क्या है, इसका उल्लेख भी हमारे संविधान में किया गया है। इसी कारण हमारा संविधान व्यापक संविधान है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के लिए भी नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्र में के अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए जो विशेष कल्याण के प्रावधान किए गए हैं, उनका उल्लेख भी हमारे संविधान में व्यापक रूप से किया गया है। इन सभी कारणों से हमारा संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। हमारे संविधान का दूसरा लक्षण या दूसरी विशेषता है कि हमारा संविधान जन संप्रभुता या लोक प्रभुसत्ता पर आधारित होता है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। हमारे संविधान में जनता को सर्वोच्च माना गया है, अर्थात संविधान में शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी संविधान
तो संविधान निर्माती सभा द्वारा किया गया, पर संविधान निर्माती सभा ने ये संविधान भारत की जनता की प्रतिनिधित्व करते हुए बनाया है। अर्थात संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। मनाया संविधान निर्माती सभा ने, पर वो किसके प्रतिनिधि के रूप में मनाया? भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मनाया। और संविधान की प्रस्तावना में क्या गया है? हम भारत के लोग, यानी हम भारतीय लोग ने ही संविधान बनाया और हमने ही संविधान अपने आप को अर्पित किया। यानी संविधान में जो शासन की शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता में निहित है। और एक लोकतांत्रिक देश में ये स्वाभाविक भी है कि सत्ताधारी शासन की जो शक्ति है वो जनता से ले, और कोई जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कार्य करें। हमारे देश एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य है, जिसको बाद में व्याख्यात की जाएगी, जिसकी हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो अपने शासन का जो मैंडेट है या शासन का जो जनादेश है वो जनता से प्राप्त करती है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जनता जिसको अपना मत देती है उसके आधार पर सत्ताधारी सत्ता ग्रहण करते हैं, और वो जनता के अपेक्षाओं, मान्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रहते हुए शासन करते हैं। अतः भारत में शासन जनता में निहित है। संविधान जनता के द्वारा बनाया गया और जनता को ही अर्पित किया गया है। तो भारत में लोक प्रभु सत्ता के आदर्श को अपनाया गया है। ये हमारे संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है। हमारे संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी हमारा जो संविधान है या हमारा जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 2 प्रकार से होता है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। दोनों का में माइन्यूट डिफरेंस है। जो भारी प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि हमारा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ये हमारे राष्ट्र इसका निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है। हम किससे युद्ध करें, किससे शांति स्थापित करें, किससे संधि करें, किस समझौते पर हस्ताक्षर करें, इसके लिए कोई दूसरा देश हमें बाध्य नहीं कर सकता। 15 अगस्त 1945 से पहले हम भारी रूप से संप्रभु नहीं थे, हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। लेकिन अब हम भारी रूप से संप्रभु हैं, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। हम अब विदेशी संबंधों का संचालन अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये तो हुआ भारी प्रभुसत्ता का मतलब। आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब है कि राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति हो, वर्ग हो, समुदाय हो, वो राज्य से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, सरकार से ऊपर नहीं है। सरकार द्वारा संविधान की प्रावधानों के अनुरूप जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सभी नागरिकों पर, सभी व्यक्तियों पर, सभी समूह पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई राजा हो या रंक हो, सत्ताधारी हो या शासन की सबसे निचले तबके पर स्थित लोग हो, सभी के लिए एक समान प्रावधान, अवसर और व्यवस्था है। तो हमारा राष्ट्र आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से प्रभुसत्ताधारी है। ये हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है। हमारे संविधान की चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। अब ये समाजवादी क्या होता है ये बताओ। 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है, एक समाजवादी व्यवस्था होती है। पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था निजी हित या निजी लाभ की भावना पर आधारित होता है। इसमें ये माना जाता है कि समस्त उत्पादन, वितरण, उद्योग धंधे, व्यापार निजी हाथों में रहो। सारा उत्पादन, व्यापार, वितरण निजी लाभ, मुनाफा और प्रतिस्पर्धा की भावना से किया जाता है। जबकि समाजवाद है वो इस आदर्श पे चलता है कि समस्त सामाजिक उत्पादन, वितरण, विनिमय सामाजिक हित की भावना से हो। इसमें निजी लाभ और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समुदाय के हित और जनता के कल्याण की भावना पर अधिक बल दिया जाता है। जब हमारा देश स्वतंत्र और जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माती सभा में इस पर व्यापक बहस हुई कि शासन की नीतियों का स्वरूप समाजवादी मॉडल पर आधारित किया जाए या पूंजीवादी मॉडल पर आधारित किया जाए। दोनों तरह के मॉडल हमारे सामने उपस्थित थे। जहां अमेरिका का मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था का था, वहीं सोवियत संघ का मॉडल समाजवादी व्यवस्था था। ये बात से हमारे नीति निर्माता परिचित थे कि भारत की जनता का जो स्थिति है और जिस तरह की उनकी आवश्यकता है उसमें सामाजिक मॉडल का जो विकास का एजेंडा या विकास की योजना है वो हमारे देश के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन उस समय अगर हम समाजवादी शब्द को हमारे संविधान में
शामिल करते तो शीत युद्ध के दौर में जब पूरी दुनिया अमेरिकी और सोवियत खेमों में बटी हुई थी, उस समय संविधान में समाजवादी शब्द का समावेशन ये इंगित करता कि हम सोवियत खेमे में चले गए। पर बाद में इंदिरा गांधी की सरकार में जब भारत में 1971 में भारत सोवियत संधि हो गई और इंदिरा गांधी द्वारा प्रीवी पर्स बंद करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, जमींदारी का उन्मूलन और अनेक समाजवादी नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा था गरीब उन्मूलन कार्यक्रम आदि के माध्यम से, तब उनने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का समावेशन किया। लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि भारत में चाहे इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया, पर जो नेहरू जी की नीतियाँ थी वो भी समाजवादी ही नीतियाँ थी। लेकिन ये भी याद रखना है कि समाजवादी राज्य घोषित करने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारी व्यवस्था समाजवाद की बन गई। ये संबंधित सरकार के कार्यक्रमों और उनकी नीतियों पर निर्भर करता है। 1990 के बाद हमारा देश काफ़ी हद तक समाजवाद से विचलित होकर पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ा है। तो और दूसरी बात, प्रस्तावना अपने आप में न्याययोग्य स्थिति में नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुरूप ही हमें समाजवाद को अपनाया गया है और सरकार की नीति और कार्यक्रमों पर ये निर्भर करता है कि समाजवादी नीतियों को किस हद तक क्रियान्वित किया जाए। हमारे संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। देखिए, संविधान अपनी प्रकृति के रूप से दो प्रकार से होते हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। अब ये प्रकृति निर्भर करती है संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है। एक संविधान निर्माती सभा द्वारा एक विशेष समय में मनाया जाता है और संविधान काफ़ी या स्थायी रूप से ही रहता है। उसके प्रावधानों के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन समय के अनुरूप संविधान में अनेक परिस्थितियों में अनेक बदलाव होते हैं और जो कई बार उन परिस्थितियों का जो बदलाव होता है वो बदलावों का उल्लेख संविधान के प्रावधानों में नहीं होता है। अब जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हो गया, उस समय कंप्यूटर या तकनीक या साइबर लॉ ऐसे व्यवस्थाएं थी नहीं, तो हमारे संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये तकनीक, ऑनलाइन लेन देन, साइबर, कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये आज की मुख्य व्यवस्था है। अब बदलते परिवेश में संविधान बदलती परिस्थितियों को समाहित कर ले अपने आप में, इसके लिए संशोधन की व्यवस्था की जाती है, हर देश के संविधान में की जाती है। अब ये संशोधन कैसा होता है? अगर संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है तो उस देश के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। अगर संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है तो उस देश के संविधान को कठोर कहते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हर देश में होती है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अगर संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो संविधान के प्रावधान अप्रासंगिक हो जाएंगे, तो उसकी निरंतरता बनी रहे, उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। तो इसलिए संशोधन की प्रक्रिया तो हर देश के संविधान में होती है, पर ये संशोधन सरलता से होता है या कठोरता से होता है, इसी आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर और लचीले संविधान में किया जाता है। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान में साधारण कानूनों का जिस तरह निर्माण होता है साधारण बहुमत से, उसी तरह संवैधानिक कानूनों का भी संशोधन हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं होती, जैसे ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन की संसद जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सरल बहुमत से। तो दूसरी तरफ कठोर संविधान होता है जिसमें जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है और बहुत कठिन होती है। अमेरिका का संविधान एक बहुत कठोर संविधान का उदाहरण है। वहाँ पे संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक भारत की स्थिति है तो हमारे यहाँ मध्यम मार्ग अपनाया गया है। हमारा संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। हमारे देश के संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जैसे राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता के प्रश्न आदि, जिनसे संबंधित प्रावधानों में संशोधन संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी एक तरह से हमारा संविधान लचीला भी है। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आदि, जिनमें संशोधन करने के लिए आज
संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। अतः हमारा लचीला भी सरलता से भी कुछ प्रावधान में संशोधन हो जाता है, तो कुछ में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है। इसके अलावा एक तीसरी प्रक्रिया भी है कि ज़्यादातर प्रावधानों में संविधान में संशोधन संसद के 2/3 बहुमत से हो जाता है। यानी हमारे यहाँ संविधान में अमेरिका की कठोर और ब्रिटेन की लचीली जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है, उसकी बीच की व्यवस्था बनाई गई है। हमारे यहाँ लचीला और कठोरता दोनों का समन्वय देखा जाता है, दोनों तरह की प्रक्रिया देखी जाती है। तो ये भी एक हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा हमारे संविधान एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब धर्मनिरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में सेक्युलर स्टेट बोलते हैं, अंग्रेजी में उसकी परिभाषा होती है स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द चर्च, यानी राज्य और चर्च का पृथक्करण। क्योंकि सबसे पहले संविधान निर्माण पाश्चात्य देशों में देखा गया, तो वहाँ चर्च धार्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। तो यानी इसका मतलब था कि भाई राज्य के कार्यों में चर्च दखल नहीं दे, चर्च के कार्यों में राज्य दखल नहीं दे। बाद में इसका अर्थ हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र यानी राजनीतिक सत्ता और धर्म, इनका आपस में पृथक्करण हो, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं हो। राज्य का या राष्ट्र का कोई अपना आप में कोई धर्म नहीं हो, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं हो। भारत में अंग्रेजी में तो हमारे संविधान में सेकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग में किया जाता है। इसका एक कारण है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष ध्रुव धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कर्तव्य। तो हमारे यहाँ धर्म को कर्तव्य भावना से भी लिया जाता है, इसलिए हमने सेकुलरिज्म का हिंदी शब्द धर्मनिरपेक्ष न अपनाते हुए पंथ निरपेक्ष शब्द अपनाया गया, जिसका मतलब होता है कि राष्ट्र का या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म राष्ट्र की या सरकार की नज़र में समान है। धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सभी धर्मों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। सभी धर्मों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार है। अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए संस्थाओं का निर्माण करने का अधिकार है। उसके लिए चल संपत्ति या अचल संपत्ति के स्वामित्व अर्जन का अधिकार होगा। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार हो, इस सब को दिया है। और हर व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए अपनी पसंद का धर्म अपना सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, सभी को है, सभी को समान है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। पर सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, सभी को समान अधिकार और अवसर हैं। धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श अपनाया गया है। अब एक और बात ध्यान रखने की है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का प्रयोग हमारे मूल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जिससे समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, उससे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन तक हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन फिर भी संविधान के जो ये प्रावधान है, जो मैंने आपको बताया कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार करे, अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करे, उसका प्रबंध करे, उसके लिए चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व करे, ये सब जो प्रावधान है हमारे संविधान के मूल अधिकारों में भी दिए गए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि चाहे हमारे प्रस्तावना के अतिरिक्त हमारे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का आदर्श एक पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष समाज हो, जहाँ पे राज्य का या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य और सरकार किसी धर्म विशेष को समर्थन नहीं करते, उसका प्रचार प्रसार के लिए प्रयास नहीं करती। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं, सभी के समान अधिकार और अवसर हैं, सभी को अपना धर्म मानने की इजाज़त है, उसके प्रचार प्रसार की इजाज़त है। सभी धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है कि धर्मनिरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ उदासीनता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है। यानी सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ नीति अपनाएगी। पर यदि किसी धर्म विशेष किसी नीति विशेष से कोई सामाजिक अहित हो रहा है या राष्ट्र की सुरक्षा पे खतरा उपस्थित हो रहा है, तो सरकार उस धर्म
का नियमितीकरण करते हुए उसकी उस कुरीतियों को दूर करने का सकारात्मक प्रयास कर सकती है। उदाहरण थे, हमारी सरकार ने हिंदू पर्सनल लॉ पारित किया, जिसके आधार पर हिंदू समाज में जैसे बहुत बुराइयां थी उसको दूर किया गया। मंदिरों में पिछड़े वर्ग या तथाकथित वर्गों को जो रोका जाता था प्रवेश से, महिलाओं को रोका जाता था, उसका नियमितीकरण हुआ। कानून बना के व्यवस्था की गई कि मंदिर सभी के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा सती प्रथा, इन पर प्रतिबंध लगाया गया। अभी मुसलमानों में आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से है, लेकिन फिर भी सरकार ने 3 तलाक प्रथा, जो कि मुस्लिम महिलाओं के शोषण का एक प्रमुख कारण थी, उस पर रोक लगाई। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ उदासीनता नहीं है। जहाँ सरकार को लगेगा कि किसी धर्म के कोई प्रावधान लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार और अवसरों को सीमित कर रहा है या समाज कल्याण या राष्ट्र के विरोध में है, तो सरकार उसमें सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्षता का तटस्थता होता है, उदासीनता नहीं। तो ये हमारे संविधान की एक अन्य व्यवस्था है। अब हमारे संविधान की जो एक प्रमुख लक्षण है संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, सरकार के 2 रूप होते हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था बनाई गई है और हमारी ये जो संविधान की व्यवस्था है ये इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये हमारे लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाना स्वाभाविक था, क्योंकि हम 200 वर्ष तक ब्रिटेन के उपनिवेश रहे और ब्रिटेन कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का उपनिवेश था भारत, तो उनने यहाँ पे शासन सुचारू रूप से हो सके इसलिए शासन की कई संस्थाओं को यहाँ पे विकसित भी किया था। तो हम संसदात्मक शासन के अभ्यस्त भी हो गए थे। ब्रिटेन सरकार ने जो समय समय पे अधिनियम पारित किए उनके कारण, तो हमारे लिए स्वाभाविक था संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाना। अभी संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका वो होती है जिसके नाम से शासन चलता है, और वास्तविक कार्यपालिका वो होती है जो वास्तव में शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि सारा शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, पर व्यवहार में राष्ट्रपति के पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। वास्तविक शक्तियाँ हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास। राष्ट्रपति केवल वही कार्य करता है जिसको जो कार्य करने के लिए उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहते हैं। तो पहला इसकी विशेषता होती है दोहरी कार्यपालिका, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र का राष्ट्रपति होता है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वास्तविक शासन उसके नाम से चलता है, वो सबसे बड़ा पद है, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री के द्वारा करता है। राष्ट्रपति तो केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह के अनुरूप कार्य करता है। दूसरा होता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका यानी सरकार का अलग से चुनाव नहीं होता, व्यवस्थापिका का चुनाव होता है। व्यवस्थापालिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। जिस भी पार्टी को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में बहुमत मिलता है उस पार्टी की सरकार बनती है, और वो सरकार 5 वर्ष तक अधिकतम कार्य कर सकती है, पर वो जब भी कर सकती है जबकि उसको व्यवस्थापिका का बहुमत मिले। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए ये आवश्यक है कि वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी हों। अगर नहीं है तो उन्हें 6 महीने की अवधि में संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होती, वो अधिकतम 5 वर्ष कर सकती है, क्योंकि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होती है। लेकिन लोकसभा कभी भी चाहे या लोकसभा के बहुमत का सरकार पर अविश्वास हो जाता है, तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को उसके पद से हटा सकती है। तो ये संसाधनों की व्यवस्था है, बाद में इसके बारे में और आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। जिस प्रकार सरकार के 2 रूप होते हैं, उसी प्रकार 2 तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक शासन व्यवस्था होती है एकात्मक, एक होती है संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण देश में शासन व्यवस्था का संचालन एक ही सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में एक ही सरकार होती है, पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन एक ही सरकार करती है। जबकि संघात्मक राष्ट्र, विशाल राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र के लिए उपयुक्त होती है जिनका विशाल आकार होती है, जहाँ जनसंख्या, भाषा, रहन सहन, खान पान, संस्कृति की विविधता होती है। ऐसे विशाल राष्ट्रों में जनसंख्या विशाल होती है। ऐसे विशाल राष्ट्रों में एक ही सरकार द्वारा शासन चलाना संभव नहीं होता। भारत भी ऐसा ही है। हम दुनिया की दूसरी बड़ी जनसंख्या है, विशाल क्षेत्रफल है, जनसंख्या, खान पान, रहन सहन, भाषा,
आदि की पर्याप्त विविधता है। ऐसे में एक सरकार द्वारा शासन चलाना हमारे यहाँ संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ शासन का संघात्मक स्वरूप अपनाया गया है। संघात्मक स्वरूप में संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। हमारे संविधान द्वारा भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार काम करती है और संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार काम करती है और राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें काम कर सकती है और दोनों की व्यवस्थापिका कानून बना सकती है। पर मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून या संसद का कानून चलता है और केंद्र की सरकार के निर्णय और आदेश चलते हैं। तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है जहाँ के संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। बता दिया गया है कि भाई ये काम केंद्र सरकार के, ये काम राज्य सरकार के। केंद्र सरकार पूरे देश में काम करती है, जैसे कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। जैसे विदेशी आक्रमण से सुरक्षा का काम है, देश की सुरक्षा और अखंडता का विषय है, बैंकिंग है, मुद्रा है, दूरसंचार है, रक्षा है। ऐसे विषय केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार पूरे देश में काम करती है। तो राज्य संबंधित राज्य की कानून व्यवस्था है, ऐसे जो स्वास्थ्य है, परिवहन, ये ऐसे मुद्दे राज्य सरकार के हैं। केंद्र सरकार पूरे देश में काम करती है, राज्य सरकार अपने संबंधित राज्य में काम करती है। तो हमारे यहाँ संघात्मक राज्य है। लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक राज्य तो है, लेकिन ये संघात्मक राज्य शासन एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। हमारे संविधान में अनेक तत्व हैं जिसके कारण केंद्र सरकार का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसे इकहरी नागरिकता, पूरे देश के लिए नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता है। हमें अलग से ये नहीं कि हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें राजस्थान की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, भारत की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में आप अगर अमेरिका के नागरिक हो तो आपको अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, न्यूयॉर्क की भी लेनी पड़ेगी, या जिस राज्य में आप रहते हो उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिक है। आप राजस्थान से जाके तमिलनाडु बच जाओ, केरल बच जाओ, कहीं भी बच जाओ, आपके पास केवल भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो इकहरी नागरिकता है। न्यायपालिका भी एक ही है। IAS और IPS जैसे अखिल भारतीय सेवाएं वो भी एक है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार है, जिसमें देश की शासन व्यवस्था ऐसे हो जाती है जैसे मान लो एकात्मक सरकार हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यों शक्ति विभाजन में केंद्र सरकार का पलड़ा भारी है। इसके अलावा जो वित्तीय निर्भरता है केंद्र राज्य के केंद्र पे, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देते हैं, या हमारे एकात्मक जो स्वरूप है शासन में एकात्मक लक्षणों को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था तो अपनाई गई है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है और संविधान में अनेक तत्व एकात्मक शासन के। इसी कारण केसी वेयर ने हमारे संविधान को अर्ध संघात्मक शासन कहा था। और भारत जैसे राष्ट्र में ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे देश में हमारा देश एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमण और विदेशी गुलामी का शिकार रहा है। और ये बात स्पष्ट हुई है कि जब जब हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ी है तब तक हमारे देश को विदेशी आक्रमण और गुलामी का शिकार होना पड़ा है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने विविधता का सम्मान करते हुए संघात्मक शासन की व्यवस्था देने के बावजूद भी अनेक संविधान में एक ऐसे एकात्मक लक्षण रखे हैं जिसके कारण केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है और जो शक्ति विभाजन है वो केंद्र सरकार के पलड़े में झुका हुआ है। अतः हमारा देश ऐसा संघात्मक शासन हमारे देश में जिसमें पर्याप्त एकात्मक लक्षण भी है। तो ये हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, हमारे देश में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये भी आपको मालूम है। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि है समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, शिक्षा संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। इस तरह हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था, पर संपत्ति के मौलिक अधिकार को जैसा आपको स्पष्ट किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे यहाँ वर्तमान में
6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? अगर आपसे दोबारा प्रश्न पूछूं तो आप बोलेंगे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार और संविधान और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। ये प्रश्न पूछते हैं आगे, कभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आप बोलोगे 7। 7वें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का अलग से आपके टॉपिक दिया गया है, तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ मूल नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, जो कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है व्यवस्था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर ये याद रखो, ये फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे उस समय पूछा जाता है कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान यानी जब हमारी संविधान निर्माती सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेशन संविधान में किया गया है और ये समावेशन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे किए गए, जिसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। तो 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा खंड ए और जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि अभिभावक से अपेक्षा है कि या उनका ये कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार वर्तमान में 11 हो गए हैं। 10 तो मूल 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए और 11 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और किस कमेटी की सिफारिश से जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। और ये भी पूछ सकते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो आप बोलोगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद तक उसका जिक्र होगा। उसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को एक कर्तव्य होगा कि वे राज्य के संचालन और कानून निर्माण में इन तत्वों का ध्यान रखें। ये वादयोग नहीं है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात नीति निर्देशक तत्व के किसी प्रावधान को न्यायपालिका में चुनौती नहीं की जा सकती, पर ये संविधान निर्माताओं के आदर्श के रूप में है। और अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाधित नहीं दी जा सकती या न्यायालय की आप इसकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, पर इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाएगा और सरकारों से ये अपेक्षा होगी कि वो अपनी नीति द्वारा इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करें। तो ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा सांप्रदायिक अगली विशेषता या अगला लक्षण है हमारे संविधान का कि हमारे संविधान में सांप्रदायिक आधार पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का इंट्रोड्यूस किया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे और केवल मुस्लिम लोग ही वोट डाल सकेंगे और केवल मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे और वो केवल मुस्लिम लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद 1935 के अधिनियमों द्वारा इसका विस्तार किया गया और पृथक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, इनको भी जोड़ दिया गया। अब हमारे यहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी धार्मिक आधार पर किसी तरह के निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। वयस्क मताधिकार है, यानी एक निश्चित आयु होने पर आपको वोट डालने का अधिकार होता है। आप चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग से बिलोंग करते हो, संबंधित हो। पहले ये आयु 21 वर्ष की थी, पर फिर नोट कीजिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो वयस्क मताधिकार की आयु थी पहले जो 21 वर्ष की थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
तो वर्तमान में 18 वर्ष कर दी गई, पहले 21 वर्ष थी। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत कर दिया गया, तो अभी भी तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व होते हैं, उनके लिए आरक्षित होते हैं। आप देखते हैं कि कुछ क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में। तो इसका उत्तर ये होगा कि पृथक और आरक्षित प्रणालियों में अंतर होता है। पृथक में ना केवल उन्हीं उसी धर्म के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते थे, बल्कि वोट डालने का अधिकार भी उसी धर्म के लोगों को होता था और केवल वो उसी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब व्यवस्था अलग है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़ापन को देखते हुए और प्रतिनिधित्व में उनका अभाव, जो उनकी अपर्याप्तता है, उसको देखते हुए उनके लिए स्थान तो आरक्षित किए गए, लेकिन वोट सभी को डालने का अधिकार होता है। अर्थात अगर मान लो जैसे उदयपुर की सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ से चुनाव तो केवल अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार ही लड़ सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। और जो उम्मीदवार जीतता है वो सभी का प्रतिनिधित्व करता है, केवल अपनी जाति और समुदाय का नहीं। तो इस मामले में ये डिफरेंट है। अगली विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। देखिए, किसी भी देश में संविधान की प्रभावशीलता बनी रहे, संविधान की स्वतंत्रता बनी रहे, लोकतंत्र मजबूत, सशक्त और पारदर्शी बना रहे, उसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। और क्योंकि हमारा देश एक संघात्मक राज्य है और नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, तो हमारे यहाँ तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भी आवश्यक हो गई। क्योंकि केंद्र और राज्य कहीं भी, केंद्र हो या राज्य सरकार कहीं भी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के नाते उन सरकारों को ऐसा कार्य करने से रोकती है। इसके अलावा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। कोई भी, और हमारे संविधान में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे संविधान का जो छठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कोई भी किसी नागरिक के अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सरकार के द्वारा अन्य रूप से, तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका आपके अधिकारों के संरक्षण का कार्य करेंगे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और एक जवाबदेही के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा एक संघात्मक शासन की मर्यादाएं बनी रहे, उसके लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका के न्यायाधीशों का जो चयन होता है वो कॉलेजियम प्रणाली से होता है, जिसमें राजनीतिक दखल की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा न्यायाधीशों को कार्यकाल की स्वतंत्रता होती है, उनके पद और वेतन की सुरक्षा होती है, उनके आचरण पर बहस नहीं की जा सकती ये, और उनके लिए जो उनके कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती आदि। ऐसी अनेक व्यवस्था की गई है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। ये हमारे देश की संविधान का एक और प्रमुख लक्षण है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, दो तरह के संविधानों का आदर्श हमारे सामने है, एक इंग्लैंड या ब्रिटेन का और दूसरा अमेरिका का। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का आदर्श अपनाया गया है। वहाँ की संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है, उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहाँ की संसद के लिए हास्य विनोद में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की संसद आदमी को स्त्री और स्त्री को आदमी बनाने के अलावा सभी कार्य कर सकती है। यानी वहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है, कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसके कानून निर्माण की शक्तियों पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। दूसरी स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। यदि वहाँ की सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कानून संविधान की मर्यादाओं और प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वहाँ की न्यायपालिका न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे सरकार के ऐसे कार्यों और व्यवस्थापिका के ऐसे कानूनों का पुनर्निरीक्षण करके उसे रद्द भी कर सकती है। भारत में मध्य स्थिति बनाई गई है। यहाँ पे संसदीय प्रभुता तो है, संसद के कानून बनाने की शक्ति पे कोई प्रतिबंध तो नहीं है, पर संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान की भावनाओं और संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन करे। न्यायपालिका ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है कि व्यवस्थापिका या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। तो हमारे देश की सरकारें
कोई ऐसा कार्य करती है या संसद या राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों के विरोध में है, तो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अभिभावक के रूप में उन कार्यों और उन कानूनों का पुनर्निरीक्षण या पुनर्लोकन कर सकता है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उन कार्यों को और उन कानूनों को रद्द भी कर सकता है। तो हमारे देश में संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। एक हमारे संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है इकहरी नागरिकता। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, जो ज़्यादातर संघात्मक राज्य होते हैं उनमें दो नागरिकता होती है, एक उस देश की और एक उस राज्य की जिसमें आप निवास करते हो। आपको अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो आपको नागरिकता की ज़रूरत होती है उस राज्य की, पर हमारे देश में इकहरी नागरिकता बनाया गया है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारतीय लोगों की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। अतः विश्व के अन्य संघ राज्यों की तरह भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। भारत का नागरिक को केवल भारत की नागरिकता लेनी होती है। राजस्थान का नागरिक उत्तर प्रदेश जा सकता है, हरियाणा जा सकता है, पंजाब कहीं भी जा सकता है, बस सकता है, नौकरी से कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ज़मीन जायदाद ले सकता है। तो ये भी हमारे संविधान में की एक प्रमुख लक्षण है। हमारे संविधान का एक और लक्षण है कि हमारा संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी हितों की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों, इनके कल्याण के लिए इनके लिए व्यवस्था की गई है। इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। संसद और विधानसभाओं के चुनाव में विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि ये भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि हमारा एक राज्य भाषा है हिंदी, जिसकी भाषा देवनागरी है। इसके अलावा हमारी 8वीं अनुसूची में 22 देशी भाषाओं को भी प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भी माना गया है या उसको भी आदर्श रखा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों की मौलिक और मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण आदि की पूर्ति करता है। और क्योंकि हमारे देश में समाजवादी ढांचे का समाज का लक्ष्य लिया गया है, तो लोक कल्याणकारी राज्य एक आवश्यकता भी बन जाती है। तो हमारी सरकार ऐसी अनेक योजनाएं चलाती है जिससे नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसके अलावा हमारे यहाँ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विशिष्ट भातृत्व का लक्ष्य भी भारतीय संविधान ने घोषित किया है। हम शांति के पोषक हैं। हमारे संविधान का जो 91वां अनुच्छेद है जो कि नीति निषेध तत्व है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत किसी भी देश की सीमा या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, ना ही खुद अपने आंतरिक मामलों में दूसरे राष्ट्रों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेगा। इसी अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुरूप भारत ने पंचशील व असंलग्नता को नीति का अनुसरण किया है। तो आज हमने भारत की संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं अथवा लक्षण हैं उनका अध्ययन किया है। वस्तुतः भारत का संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। हमारे संविधान में न केवल विश्व के तत्कालीन अन्य संविधानों की अच्छी बातों का अनुसरण किया है, बल्कि उन आदर्शों, उन प्रावधानों और मान्यताओं पर बल दिया है जो न केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और विकास और अखंडता के लिए आवश्यक है, वरन हमारे नागरिकों की एकता को भी सुनिश्चित कर सके। इसलिए भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से ये स्पष्ट है कि हमारा संविधान एक ऐसा आदर्श प्रालेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता दोनों का समन्वय देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।